दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फार्म सुसाइड के बारे में। फार्म सुसाइड यानी फार्मर का सुसाइड प्लस एग्रीकल्चरल लेबर जो है उनका भी सुसाइड। और जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है एनसीआरबी की जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से इंडिया में ये जो रेट है ये कंटिन्यू है और एवरी 1 आवर हर 1 घंटे में इंडिया में एक फार्म सुसाइड हो रहा है। दोस्तों क्या ये रेट डिक्रीज नहीं हुआ है? रेट डिक्रीज हुआ है बट बहुत ही मार्जिनली डिक्रीज हुआ है। अब ये बहुत सीरियस इशू है और इस इशू के पीछे के रीज़न क्या हो सकते हैं? तो पहला जो रीज़न हमें मेन समझ में आता है वो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल। पर क्या सिर्फ इकोनॉमिक और फाइनेंशियल रीज़न से रिस्पॉन्सिबल है? तो नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर सोशल रीजंस भी है, एनवायरमेंटल रीजंस भी है, इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी रिस्पॉन्सिबल है। और क्या ये इतना सीरियस प्रॉब्लम हमारे गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज नहीं किया? बिल्कुल किया है। और हमारी गवर्नमेंट यहाँ पर 10 सालों से 20 सालों से इस पर टारगेटेड मैनर में काम भी कर रही है। गवर्नमेंट ने इसी कॉन्टेक्स्ट में मनरेगा स्कीम को स्ट्रांग बनाया है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रमोट किया है, जो सोशल सिक्योरिटी नेट जो है फार्मर्स के लिए उसे प्रमोट किया है, या किसान सम्मान निधि जो स्कीम है, ऐसी बहुत सारी स्कीम, चाहे फिर वो मिड डे मील स्कीम हो या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम हो, इन सारे स्कीम का कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होकर ये सुसाइड रेट डिक्रीज होना एक्सपेक्टेड था, पर डिक्रीज बहुत ही मार्जिनल हुआ है। तो क्या हमारी गवर्नमेंट की एग्जिस्टिंग पॉलिसीज फेल हुई है, या इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? गवर्नमेंट को और क्या करने की ज़रूरत है? गवर्नमेंट जो है वो ऑलरेडी मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी पर काम कर रही है, पर इस स्ट्रैटेजी से जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स है वो सामने नहीं आ रहे। अब इस टॉपिक का यूपीएससी के साथ क्या रिलेवेंस है? तो दोस्तों ये टॉपिक यूपीएससी के हिसाब से बहुत सिग्निफिकेंस है। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग जो 4 मेन पॉइंट्स है उनके कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला कॉन्टेक्स्ट जो है ये कि फार्मर सुसाइड ये सबसे मेजर कंसर्न क्यों है, ओके और क्योंकि हर 1 घंटे में एक फार्म सुसाइड हो रहा है। उसके साथ ही हमें यह भी जानना है कि इसका मेजर कॉज क्या हो सकता है। क्या इसका मेजर कॉज सिर्फ इकोनॉमिक और फाइनेंशियल ही है, या वो इमोशनल, एनवायरमेंटल और सोशल भी है? उसके साथ हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है। गवर्नमेंट ने जैसे बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की है, उन स्कीम के बारे में भी समझेंगे और कौन सी स्कीम कौन से एस्पेक्ट को टारगेट करती है उसे भी समझेंगे। पर जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स है वो नहीं आ रहे, तो हमें क्या चेंज करने की ज़रूरत है, इसके बारे में भी आज के सेशन में हम लोग समझेंगे। तो दोस्तों वेलकम टू श्रीराम आईएएस, माय नेम इज़ प्रफुल्ल। और अगर आपको यूपीएससी प्रिपरेशन में कोई भी डाउट है, कोई भी कंसर्न है, तो आप हमारे श्रीराम आईएएस के एक्सपर्ट्स मेंटर्स के साथ एक 1-on-1 फ्री सेशन अरेंज करके अपने सारे डाउट्स, कन्फ्यूजन दूर कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को स्ट्रीमलाइन कर सकते हो। उसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर अपनी इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है और इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना है। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है फार्म सुसाइड इन इंडिया। अब जब फार्म सुसाइड की हम लोग बात कर रहे हैं, अब ये जो रिपोर्ट जो आई है उस रिपोर्ट का नाम है एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड इन इंडिया, जिसे एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने पब्लिश किया है। ये हर साल पब्लिश होती है और इस रिपोर्ट में एक्सीडेंटल डेथ और सुसाइड इनके बारे में डिस्कशन होता है। तो दोस्तों इंडिया में इस साल टोटल 1,70,746 सुसाइड हुए हैं और इनमें जो फार्म रिलेटेड सुसाइड है वो है दोस्तों 10,546। अब फार्म रिलेटेड सुसाइड यानी जहाँ पे फार्मर सुसाइड भी है और जो एग्रीकल्चरल लेबर है उनके सुसाइड के बारे में भी इंफॉर्मेशन है। यानी इंडिया में टोटल जितने भी सुसाइड हुए हैं उनमें से 6.2% सुसाइड जो है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, फार्म से रिलेटेड है। और ये रिपोर्ट जो है वो रिसेंटली May 7, 2026 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पब्लिश की है। अब इस रिपोर्ट के हिसाब से तो कुछ इस रिपोर्ट को भी थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो दोस्तों इंडिया में जो एक्सीडेंटल डेथ होते हैं उनके पीछे के मेन रीजंस क्या होते हैं? तो उसके पीछे का सबसे मेन रीजन जो है वो है रोड एक्सीडेंट। रोड एक्सीडेंट्स की वजह से सबसे ज़्यादा डेथ होती है। रोड एक्सीडेंट में भी अगर पर्टिकुलरली बात करें तो ओवर स्पीडिंग की वजह से। अब रोड एक्सीडेंट के अलावा ड्राउनिंग है, पानी में डूबने की वजह से, पॉइजनिंग है, फॉल, नीचे गिरने की वजह से, इलेक्ट्रोक्यूशन और फायर एक्सीडेंट, ये मेजर कॉज है जिसके वजह से इंडिया में एक्सीडेंटल डेथ होती है। अब जब हम लोग सुसाइड की अगर बात करते हैं तो जैसे एक्सीडेंट्स में रोड एक्सीडेंट मेजर कॉज है, वैसे ही सुसाइड की अगर बात करें जो कि इंडिया में नियर अबाउट 1,70,000 हुए हैं, उसमें मेजर कॉज जो है वो है फैमिली प्रॉब्लम्स। फैमिली प्रॉब्लम्स जिसमें कॉन्फ्लिक्ट एट होम होता है, डोमेस्टिक डिस्प्यूट्स है, लोनलीनेस है, इमोशनल डिस्ट्रेस है। सेकंड कॉज जो है वो है इलनेस या हेल्थ इश्यूज, जो क्रोनिक डिसीज है, कैंसर, या जो लॉन्ग टर्म सफरिंग्स होती है, डिप्रेशन होता है, कैंसर होता है, उसके वजह से भी लोगों सुसाइड करते हैं।
फिर नेक्स्ट है बैंकरप्सी और इंडेप्टनेस, बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया, बैंकरप्ट हो गए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इनकाउंटर्स हो गए, उसके वजह से भी लोग सुसाइड करते हैं, तो वो थर्ड मेजर कॉज है इंडिया में सुसाइड के बारे में। फिर नेक्स्ट आता है दोस्तों मैरिज रिलेटेड इश्यूज, जो अभी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जिसमें डाउरी हरासमेंट के साथ सेपरेशन, डाइवोर्स रिलेटेड केसेस भी मेजर कॉज है। फिर बात आती है दोस्तों सब्सटेंस एब्यूज़ जो इंटॉक्सिकेंट्स है, चाहे फिर वो ड्रग्स हो या अल्कोहल हो, उनके वजह से भी बहुत सारे लोग जो है एडिक्शन की वजह से सुसाइड करते हैं। फिर आता है अनएम्प्लॉयमेंट और करियर प्रेशर, अनएम्प्लॉयमेंट जॉबलेसनेस है, जॉब नहीं मिल रहा है बहुत दिनों से, या पर्टिकुलरली इसमें जो मेजर कंसर्न जो है वो है स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रेशर की वजह से सुसाइड भी करते हैं। फिर लास्ट कॉज जो है वो है मेंटल हेल्थ और आइसोलेशन। इंडिया में मेंटल हेल्थ को अभी रिकॉग्नाइज किया जा रहा है कि ये एक मेजर कॉज है जिसके वजह से सुसाइड्स भी होते हैं और बहुत सारे लोग उनके लाइफ में प्रॉब्लम भी फेस करते हैं। इन सुसाइड में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आया है, वो फैक्ट है दोस्तों कि मेजॉरिटी 73% मेल सुसाइड कमिट करते हैं। यानी सुसाइड का फिनोमिना अगर हम लोग जेंडर बेसिस पर देखें तो फीमेल में कम सुसाइड होते हैं और मेल में अप्रॉक्सीमेटली 73% सुसाइड हुए हैं। इनमें भी मेजर जो है वो है दोस्तों जो डेली वेज अर्नर्स है, वो सबसे ज़्यादा सुसाइड करते हैं। और ये सुसाइड का फिनोमिना सिर्फ रूरल एरिया तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि अब वो अर्बन एरियाज जैसे कि दिल्ली, बैंगलोर, इन सिटीज़ में भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और उसके पीछे के अगर कॉज पूछे जाते हैं तो ये सारे कॉज, फैमिली इश्यूज़ हो, इलनेस, हेल्थ हो, बैंकरप्सी हो, मैरिज रिलेटेड इश्यूज़ हो, सब्सटेंस एब्यूज़ हो, अनएम्प्लॉयमेंट, करियर प्रेशर हो या मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ है, ये मेजर कॉज थे सुसाइड के। जैसा कि हमने शुरू में देखा कि आज के सेशन में हम लोग पर्टिकुलरली एक सेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं और वो सेक्टर है फार्म सेक्टर। अब फार्म सेक्टर का अगर हम लोग पिछले 5 सालों का डेटा अगर देखते हैं तो दोस्तों अप्रॉक्सीमेटली हर साल 10,000 के आसपास सुसाइड होते थे। इसका जो हाईएस्ट पीक है वो ईयर 2022 में है, जब 11,290 फार्म्स ने सुसाइड किया था। अब 23 में ये रेट जो है ये कम हो गया, 24 में ये और कम हो गया, पर ये 10,546 है। यानी दोस्तों डीप तो हो रहा है, 22 के बाद से कम तो हो रहा है, पर जो डीप जो है वो बहुत मार्जिनल है, बहुत ही सब्सटेंशियल नहीं है, जबकि गवर्नमेंट इस पर बहुत काम कर रही है। और मेजर इशू जो है वो ये कि हर 1 घंटे में फार्म सेक्टर में सुसाइड हो रहा है। अब इसके और एक डेटा है जो हमें ध्यान में रखना है कि फार्म सेक्टर से रिलेटेड सुसाइड की जब हम बात करते हैं तो फार्मर एक कैटेगरी होती है और एग्रीकल्चरल लेबर एक कैटेगरी होती है। अब इसका डेटा जो है, उसके डेटा को अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये ब्लैक बॉक्स शो करता है एग्रीकल्चरल लेबर का सुसाइड और ये रेड बॉक्स शो करता है फार्मर या कल्टीवेटर का सुसाइड। अगर हम लोग 2019 के डेटा को देखें तो इसके हिसाब से 56% फार्मर्स ने सुसाइड किया था, कल्टीवेटर्स ने सुसाइड किया था, और 44% एग्रीकल्चरल लेबर ने सुसाइड किया था। पर यहाँ पर जो इंक्रीज हमें दिखाई दे रहा है वो इस डायरेक्शन में पॉइंट करता है कि एग्रीकल्चरल लेबर का जो सुसाइड रेट जो है वो इंक्रीज हो रहा है। 2019 में वो 44% था, पर 2024 में 56% है, जबकि फार्मर कल्टीवेटर जो है उनका जो सुसाइड रेट जो है वो डिक्रीज होते हुए 44% हो चुका है। यानी दोस्तों फार्म सेक्टर में सुसाइड में फार्मर सुसाइड और एग्रीकल्चरल लेबर सुसाइड की अगर बात करें तो जो फार्मर सुसाइड है वो डिक्रीज हो रहा है, स्लाइट ही डिक्रीज हुआ है, बट जो एग्रीकल्चरल लेबर जो है इनका सुसाइड रेट बढ़ते जा रहा है, जो कि मेजर कंसर्न है। अब इसके पीछे के रीज़न क्या हो सकते हैं, तो अगर हम लोग कल्टीवेटर और जो एग्रीकल्चरल लेबर है इनके कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो जो एग्रीकल्चरल लेबर है इनका सुसाइड रेट बढ़ने के पीछे का मेन रीज़न जो है वो है डिस्ट्रेस। क्यों? तो ये मोस्टली या तो लैंडलेस लोग हैं या इनके पास बहुत ही मार्जिनल एग्रीकल्चरल लैंड है। साथ ही यहाँ पर इनका इनकम जो है वो इरेगुलर होता है, इनको लैंड का एक्सेस नहीं है, जो एम्प्लॉयमेंट जो है वो सीजनल एम्प्लॉयमेंट है, और यहाँ पर अब्सेंस ऑफ सोशल सिक्योरिटी जो इनकी वल्नरेबिलिटी बढ़ाती है। तो गवर्नमेंट ने क्या इसे टारगेट नहीं किया है दोस्तों? सीजनल एम्प्लॉयमेंट हो, लैक ऑफ एक्सेस टू लैंड हो या इरेगुलर एम्प्लॉयमेंट हो, उसी के लिए तो गवर्नमेंट ने मनरेगा स्कीम चलाई है। और जहाँ पे सोशल सिक्योरिटी की बात आती है तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी पेंशन स्कीम लॉन्च की है, ओल्ड एज पेंशन हो, फार्मर पेंशन हो या किसान सम्मान निधि हो, ऐसी स्कीम है, अटल पेंशन स्कीम भी है। इन स्कीम के होने के बावजूद भी जो वल्नरेबल सेक्शन है, जो एग्रीकल्चरल लेबर है, इनका सुसाइड रेट इंक्रीज हो रहा है, ये मेजर कंसर्न है।
अब ये जो सुसाइड हो रहा है, क्या वो पूरे इंडिया में यूनिफॉर्म है? तो नहीं। तो दोस्तों 5 मेजर स्टेट है जिनमें मैक्सिमम सुसाइड जो है वो रजिस्टर्ड हुए हैं, जिनमें महाराष्ट्र नंबर 1 है। सबसे ज़्यादा सुसाइड इंडिया में महाराष्ट्र में होता है। अब महाराष्ट्र बहुत डेवलप स्टेट भी है, उसके बावजूद 36% फार्म रिलेटेड सुसाइड अकेले महाराष्ट्र में हो रहा है। इसके पीछे का रीज़न जो है वो ये है कि एक्सट्रीम वेदर, जिसमें फ्लड हो, क्लाइमेट शॉक हो, जिसके वजह से 20 लाख हेक्टर एरिया जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया था। पर क्या इसे कवर करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च नहीं की है? लॉन्च की है, प्रधानमंत्री क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, उसके बावजूद भी ये रेट हो रहा है। अब महाराष्ट्र के बाद जो स्टेट आते हैं उनमें कर्नाटका है, मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है। ये 5 मेजर स्टेट है जिनमें सबसे ज़्यादा फार्म सेक्टर रिलेटेड सुसाइड्स हो रहे हैं, और गवर्नमेंट स्कीम बिल्कुल है। अब क्वेश्चन ये आता है मेंस पर्सपेक्टिव कि मेजर कॉज क्या हो सकता है फार्म रिलेटेड सेक्टर्स का, जो हमने देखा कि इंडिया के 5 मेजर स्टेट में हो रहा है। तो मोटा मोटी अगर बात करें तो मेजर कॉज में सबसे पहला जो आता है वो है डेब्ट बर्डन और राइजिंग इनपुट कॉस्ट। डेब्ट बर्डन, अब इसके लिए गवर्नमेंट की भी स्कीम है, चाहे फिर वो इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम हो या किसान क्रेडिट कार्ड हो। उसके बावजूद भी इनपुट कॉस्ट की अगर बात करें तो फूड सेक्टर को गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, पर अभी रिसेंटली हमने देखा कि फर्टिलाइजर की कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, जो सीड है उनकी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, जो पेस्टिसाइड है उनकी भी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे इनपुट कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो रही है, और जो डेब्ट का बर्डन है वो मेजर कॉज है। उसके बाद आता है दोस्तों क्लाइमेट चेंज और क्रॉप फेल्यूर। क्लाइमेट चेंज, हीट वेव भी है, एक्सेस रेनफॉल भी है, ड्रॉट एरियाज भी है, जिसके वजह से या तो क्रॉप फेल हो जाती है कंप्लीटली, या जो क्रॉप ईल्ड है वो डिक्रीज हो जाता है। जब क्रॉप ईल्ड डिक्रीज हो जाता है जिसके वजह से फार्मर का एग्रीकल्चरल इनकम है वो लो होता है। अब दोस्तों फार्मर का एग्रीकल्चरल इनकम, वो ईल्ड अगर फ्लक्चुएट होती है तो भी लो होता है। पर मेजर कॉज जो आता है वो है दोस्तों मार्केट प्राइस, जिसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमएसपी भी प्रोवाइड करती है। अब मार्केट प्राइस लो हो तो फार्मर का इनकम भी लो होगा। अब इसी को सब्सटेंशिएट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमएसपी भी देती है, उसके बावजूद भी सुसाइड हो रहा है, ये मेजर कंसर्न है। फिर आता है दोस्तों डिपेंडेंस ऑन डेली वेजेस। जैसा कि हमने देखा कि सीजनल एम्प्लॉयमेंट होती है, इरेगुलर इनकम होती है। अब डेली वेजेस पर ये डिपेंडेंट है, यानी अगर इस महीने उन्हें जॉब नहीं मिलता है, वर्क नहीं मिलता है, डेली वेज नहीं आता है, तो उसके वजह से भी बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होता है, डिस्ट्रेस क्रिएट होता है। उसके बाद आता है दोस्तों मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, कि फार्म सेक्टर से रिलेटेड लोग भी इन सारे रीजंस के वजह से एक्सट्रीम प्रेशर में होते हैं, जिसके वजह से डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स होती है। और जो डिस्ट्रेस जो है, ज़रूरी नहीं कि इकोनॉमिकली ही वो इमोशनल भी हो सकता है, और जो हमने सुसाइड के कॉजेज़ देखे उनके वजह से भी ये डिस्ट्रेस एक्सेलरेट हो सकता है। तो ये मेजर कॉज है जिसके वजह से फार्म सेक्टर्स में सुसाइड रेट इंक्रीज हो रहा है। अब दोस्तों फिर गवर्नमेंट हमारी कुछ नहीं कर रही क्या? गवर्नमेंट हमारी इसको मल्टी स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी के हिसाब से टारगेट कर रही है, जिसमें गवर्नमेंट ने सबसे पहले टारगेट किया था इनकम और लाइवलीहुड सपोर्ट। अब इनकम और लाइवलीहुड सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ने मनरेगा स्कीम लॉन्च की थी, जिसमें 100 डेज का वर्क गारंटीड होता है, और ये जॉब अनस्किल्ड लेबर के लिए भी होती है, ये एक था। दूसरा, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए भी गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, उसके लिए लोन्स भी दिए जाते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों अगर आता है किसान सम्मान निधि। किसान सम्मान निधि इनकम सपोर्ट स्कीम है, जिसमें हर फार्मर्स के अकाउंट में एनुअली 6000 रुपीज़ डिपॉजिट भी किए जाते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों किसान क्रेडिट कार्ड। फार्मर्स को ईजिली लोन मिले, उनके फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में वो को मैनेज कर सके, उसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड से वो लोन भी ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। कृषि सिंचाई योजना जिसका ऑब्जेक्टिव है कि इरिगेटेड लैंड का एरिया इंक्रीज करना, ताकि फार्मर्स को हम लोग जो एनवायरमेंटल चेंजेस है, ड्रॉट है, इनसे बचा सके। उसके बाद दोस्तों इनका पूरा जो ऑब्जेक्टिव जो था वो बहुत सारी रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम है, पीडीएस स्कीम है। अब ये तो था इनकम और लाइवलीहुड सपोर्ट्स का पार्ट। अब बात करते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट एरिया की, जिसमें आता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी और रिस्क प्रोटेक्शन। अब जो वल्नरेबल सेक्शन है, जो फार्म रिलेटेड सेक्टर्स है, उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी और रिस्क प्रोटेक्शन, इसके लिए सबसे मेजर जो पॉइंट जो आता है वो है दोस्तों प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिसमें गवर्नमेंट ने सबके बैंक अकाउंट्स ओपन कर दिए ताकि उनको हम लोग जो इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग सपोर्ट है वो प्रोवाइड कर सके। उसके बाद पीएम फसल बीमा योजना, अगर क्रॉप लॉस होती है, यील्ड कम होती है, उसे कंपनसेट करने के लिए इंश्योरेंस स्कीम भी लॉन्च की है, जिसका प्रीमियम बहुत ही कम है। उसके बाद आत्मनिर्भर भारत योजना और पेंशन स्कीम ओल्ड एज पेंशन स्कीम्स हो,
उनके लिए भी सपोर्ट किया जाता है। उसके बाद दोस्तों प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ऐसी बहुत सारी स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की है जिसका ऑब्जेक्टिव है इन्हें फाइनेंशियल सिक्योरिटी, रिस्क प्रोटेक्शन, एक सोशल सिक्योरिटी नेट क्रिएट करना, जिसमें हम लोग आयुष्मान भारत की भी बात कर सकते हैं कि जिसमें फार्मर्स को जो एक्सेस ऑफ मेडिकल हेल्थ इश्यूज होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए भी वो स्कीम इम्प्लाई होती है। तो गवर्नमेंट ने इतनी सारी स्कीम वो भी टारगेटेड मैनर में इंप्लीमेंट की है। अब और जो चीज़ें जिसमें किया है तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है मेंटल हेल्थ इशू। क्या गवर्नमेंट ने मेंटल हेल्थ इशू को टारगेट नहीं किया? बिल्कुल किया है। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसमें एक टेली मानस करके भी एक हेल्थ काउंसलिंग सर्विस है जिसका नंबर है दोस्तों 14416। इस नंबर पर आप फोन करके काउंसलिंग भी कर सकते हैं, फार्मर्स भी काउंसलिंग कर सकते हैं। ये 24/7 अवेलेबल है। उसके साथ ही किरण मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन भी अवेलेबल है। स्टेट्स ने भी अपनी मेंटल हेल्थ हेल्पलाइंस को इम्प्रूव किया है। उसके बाद डिजिटल आयुष्मान भारत में का जो डिजिटल मिशन है उसमें भी मेंटल हेल्थ को फोकस और उसको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी स्कीम लॉन्च की है। फिर बात आती है अवेयरनेस और कम्युनिटी सपोर्ट। कम्युनिटी सपोर्ट और अवेयरनेस, इसके लिए दोस्तों स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, जिसमें स्कूल में भी बच्चों को हेल्प सपोर्ट किया जाता है। उसके बाद अवेयरनेस कैंपेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रन करती है। और जीवन नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर सुसाइड प्रिवेंशन, इसे भी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। यानी दोस्तों मेंटल हेल्थ इशू को भी टारगेट हो रहा है, इनकम या जो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस है, सोशल सिक्योरिटी नेट है, उस पर भी गवर्नमेंट काम कर रही है। अब जब बात आती है सोशल सपोर्ट की, फैमिली और चाइल्ड वेलफेयर, इस कॉन्टेक्स्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, उसके साथ पोषण स्कीम जिसमें बच्चों को स्कूल में मिड डे मील का खाना प्रोवाइड किया जाता है ताकि उनका कंप्लीट डेवलपमेंट हो सके। फिर पेंशन स्कीम है जिसमें विडो पेंशन स्कीम है, डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम है, ओल्ड एज पेंशन स्कीम है। साथ ही इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, इसे भी गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करती है। यानी दोस्तों गवर्नमेंट जो है इस पूरे प्रॉब्लम को टारगेट तो कर रही है। बहुत सारी स्कीम है, बहुत अच्छी स्कीम है और इनका इम्प्लीमेंटेशन भी काफ़ी हद तक बहुत अच्छा है। उसके बावजूद अगर इंडिया में फार्म सेक्टर में सुसाइड अगर परसिस्टेंट है तो हमें क्या करना चाहिए, सजेशंस क्या हो सकते हैं? इतना सब कुछ करने के बावजूद भी अगर ये चीज़ें नहीं हो रही है, इतनी अच्छी स्कीम्स बनाने के बाद भी अगर सुसाइड रेट कम नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ तो कमी है। मेजर कमी जो है वो दोस्तों गवर्नमेंट के इंटेंट में नहीं है या गवर्नमेंट के पॉलिसी स्कीम या प्रोग्राम में नहीं, बल्कि उनके रियल लाइफ ग्राउंड लेवल पे जो एग्जीक्यूशन है उससे रिलेटेड है। तो हमें क्या चेंज करने की ज़रूरत है? हमें चेंज करने की ज़रूरत है इन सारे स्कीम्स का, पॉलिसीज़ का, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन, उनका ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन, जिसके लिए ग्राउंड रियलिटी को समझना बहुत ज़रूरी है। तो हमें दोस्तों ऐसे जो स्कीम्स है उनसे जो भी इनपुट डेटा मिला है उससे सीखना होगा, फीडबैक से सीखना होगा और हमें बेटर क्रॉप इंश्योरेंस और कंपनसेशन स्कीम को इम्प्लीमेंट करना होगा। बेटर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, अभी जो इंश्योरेंस स्कीम है वो उतनी इफेक्टिव नहीं हो पा रही है। अगर इफेक्टिव होती तो फार्मर सुसाइड कम होता। तो हमें क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम और जो कंपनसेशन स्कीम है उन्हें बेटर वे से बनाने की और उन्हें एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत है। साथ ही गवर्नमेंट ने अफोर्डेबल क्रेडिट और डेट रिलीफ पर भी काम करना चाहिए। अब डेट रिलीफ ही इंडिया में पॉलिटिकल इश्यूज़ भी है, जिसे फ्री बी पॉलिटिक्स या रेवडी भी कहते हैं, कि जिसमें किसान का जो कर्ज माफ़ी जो है ये मेजर इशू होता है, जिसे बहुत इकोनॉमिस्ट जो है वो उसे डिस्करेज करने की बात करते हैं। पर फार्म डिस्ट्रेस जो है उसे टैकल करने के लिए ये एक बहुत अच्छा इक्विपमेंट हो सकता है। तो गवर्नमेंट ने इसमें अफोर्डेबल क्रेडिट और डेप्ट रिलीफ, फिर वो जनधन अकाउंट के थ्रू हो या डीबीटी के थ्रू हो या जो इनपुट कॉस्ट सब्सिडी है उसे डायरेक्ट बैंक में जमा करना हो, इन सारे स्कीम पर भी काम करने की ज़रूरत है। फिर थर्ड पॉइंट आता है क्लाइमेट रिजिलियंट फार्मिंग सपोर्ट। अब इसमें हमें क्लाइमेट रिजिलियंट सीड बनाने की ज़रूरत है जो एक हीट वेव से प्रोटेक्ट हो सके, ड्रॉट से भी प्रोटेक्ट हो सके, जिस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम भी कर रही है। और रिसेंटली बहुत सारी ऐसी ड्रॉट रेजिस्टेंट जो वेराइटीज़ है, राइस की वेराइटीज़ जो है उसे भी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। फिर क्वेश्चन आता है नेशनल मेंटल हेल्थ और सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम। ये बहुत बड़ा मेजर इशू है। मेंटल हेल्थ इज़ अ सीरियस इशू और जिस पर हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। ये सारी स्कीम के साथ इनको जितना इंपॉर्टेंस दिया जाता है उतना ही इंपॉर्टेंस मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को भी दिया जाना चाहिए। फिर लास्ट में आता है रूरल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। रूरल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जिसके लिए हम लोग फार्म सेक्टर इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट कर सकते हैं, मनरेगा को और स्ट्रेंथन कर सकते हैं, उसके नंबर ऑफ डेज को एक्सटेंड कर सकते हैं या उसका जो एग्जीक्यूशन एरिया जो है उसे बढ़ा सकते हैं।
या जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम है उससे रिलेटेड स्किलिंग जो है उसे भी प्रमोट करने की ज़रूरत है। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं कुछ नई चीज़ बोल रहा हूँ, ये सारी चीज़ें एग्जिस्टिंग है, गवर्नमेंट स्कीम इनको टैकल भी कर रही है, पर कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन में कमी है जिस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों वे फॉरवर्ड जो है वो यही है, क्योंकि जब व्हेन फार्मर थ्राइव्स द नेशन थ्राइव्स, और इंडिया ग्रो होना चाहिए, जिसके लिए हमें इस प्रॉब्लम को सीरियसली टैकल करने की ज़रूरत है, क्योंकि अवर फार्मर फीड द नेशन, इट इज़ अवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट देयर लाइव्स एंड देयर लाइवलीहुड। तो गवर्नमेंट ने दोस्तों यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर फार्मर सुसाइड जो है वो डीप हुए हैं, स्लाइडली डीप हुए हैं, तो यहाँ पे रुकना नहीं है, यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम को इम्प्लीमेंट करना है बेटर एग्जीक्यूशन के साथ। उसके साथ ही यहाँ पर जो क्राइसिस जो है वो रिमेन है, उस क्राइसिस को इग्नोर नहीं करना है, उसे आइडेंटिफाई करके उसे अच्छे से टैकल करना है। उसके साथ ही हमें अर्जेंट सोशल पॉलिसी और एक्शन की ज़रूरत है, ताकि हम जो हर 1 घंटे में एक फार्म सुसाइड हो रहा है उसे रोक सके। तो दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही। ये सेशन आपको यूपीएससी मेंस और प्रीलिम्स दोनों के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, एंड आई होप कि यू फाउंड इट वेरी यूजफुल। सो थैंक यू वेरी मच।